जय हिंद दोस्तों। डीएसए स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी अलर्ट द्वारा स्थापित डीएसए स्पॉटलाइट में आज हम स्पॉटलाइट डाल रहे हैं भारतीय सेना में 35 वर्षों से अधिक सेवा करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी सर पर। लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी जी का थोड़ा सा परिचय मैं देना चाहूँगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी से कमीशन होने के बाद रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में जून 1971 में उन्हें कमीशन किया गया और उन्हें जिम्मेवारी मिली, काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां मिली। उसमें से एक जिम्मेवारी जो बहुत बड़ी सर ने निभाई है वो थी हमारी आर्टिलरी यानी तोपखाने को अपग्रेड करने की, और जनरल साहब ने उसमें बहुत ज़्यादा काम किया। उसके बाद ही वॉज प्रमोटेड एज डायरेक्टर जनरल मैन पावर प्लानिंग एंड पर्सनल सर्विसेज भारतीय सेना के अंदर। और उसके बाद लंबे समय तक सेवा करने के बाद आज जनरल साहब अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दोस्तों, ये बताना चाहूँगा कि हमारे भारत में जितने भी पूर्व सैनिक हैं उनकी ये सबसे बड़ी संस्था है जो पूरे देश में सैनिकों के कल्याण के लिए, उनके परिवारों के देखरेख के लिए, उनकी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखती है और लगातार पूर्व सैनिकों के साथ संपर्क में रहती है। तो मैं जनरल साहब का स्वागत करता हूं डीएसए स्पॉटलाइट में और हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे। धन्यवाद। हम आज चर्चा शुरू करेंगे जो पहलगाम में 2 दिन पहले एक आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, उसी से रिलेटेड है हमारा आज का ये पॉडकास्ट जो बहुत आवश्यक है। देश में एक दुख की लहर चल रही है। ऐसे में जनरल साहब से जानना चाहेंगे कि 2016 में और 19 में हम लोगों ने एयर स्ट्राइक किया, हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद भी पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आया कि हमारे को किस प्रकार से हमारे साथ उसे व्यवहार रखना चाहिए। हमने डिप्लोमेटिक लेवल पर बहुत प्रयास किया कि चीज़ें सुधर जाएं और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाए, लेकिन जिस प्रकार के आतंकवादी अड्डे पाकिस्तान में पहले थे आज भी लगभग उसी प्रकार से ऑपरेट हो रहे हैं। तो जनरल साहब, हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि पहलगाम में जो ये हमला हुआ है इसके बाद आपको क्या लगता है कि भारत सरकार क्या रवैया अपनाएगी? हालांकि डिप्लोमेटिक लेवल पर तो कल CSCS पर काफी गंभीर चर्चा हुई है, आपका क्या विचार है इस पर? पवन जी, बहुत दुखद घटना है जो हुई है और मैं समझता हूँ ये आतंकवादी घटना नहीं है, इसके थोड़ा बियॉन्ड है, क्योंकि इस बार उन्होंने जिस वक्त को मारा है वो केवल टारगेट किलिंग की है कि ये हिंदू है, ये नॉन मुस्लिम है, उन लोगों को मारा है और छांट छांट के मारा है जी। तो इसमें उनका उद्देश्य, उनका मकसद बिल्कुल अलग था और एक ऐसी तरह की जिसकी की मिसाल मैं नहीं समझता कि अभी हाल के दिनों में कभी हमने देखी है। 2016 और 19 का आपने जिक्र किया, वो दोनों उस वक्त उड़ी में और फिर पुलवामा के बाद बालाकोट में जो हमने स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक बाय एयर, हमारे 20 एयरक्राफ्ट बालाकोट को, एक टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय करके आए थे, वो सब एक संदेश था और उसका ऐसा नहीं है कि प्रभाव नहीं पड़ा, प्रभाव पड़ा है। पाकिस्तान को समझ में आया, काफी दिनों तक उन्होंने बिल्कुल ठीक से व्यवहार किया, बहुत कुछ समझ के एक समय ऐसा आया कि जब वो तो बिल्कुल भिखारी की तरह हर जगह पूरे विश्व में जा रहे थे, कभी अमेरिका जा रहे थे, कभी चाइना जा रहे थे, एक कटोरा लेके कि मेरे हमको कुछ दे दो, हम लोग बिल्कुल बुरी स्थिति में है इस वक्त। ये सब हुआ है, लेकिन इस बार एक सोची समझी रणनीति के तहत ये किया गया है। कुछ दिन पहले जनरल असीम मुनीर, उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, जो उन्होंने एक अपना भाषण दिया, वो भी प्रवासी पाकिस्तानियों के लिए, और उसमें जो उन्होंने बोला है वो मैं समझता हूं कि किसी भी सोल्जर के लिए इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस भाषा में बोले और इस तरह से लोगों को एड्रेस करें। जनरल स्पीक लाइक अ जनरल। जी बिल्कुल, एक जनरल की तरह बात करता है
वो ब्लैक एंड व्हाइट में बात करता है, वो धर्म और इन चीजों में नहीं करता, वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे बात करता है। उन्होंने जो बात की वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। उसके बाद अभी कुछ दिनों के बाद ये दुर्घटना हुई है, ये जो घटना पहलगांव में हुई है, और ऐसी जगह को सिलेक्ट किया जो कि मेन रोड से करीब 4-5 किलोमीटर दूर है, जहां पे उस वक्त कोई ज्यादा सारे सैलानी लोग, टूरिस्ट वहां पे, पर्यटक वहां पे थे, कोई ज्यादा सुरक्षा के प्रबंध नहीं थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट भारत में उस वक्त अतिथि के रूप में आए हुए थे। हमारे प्रधानमंत्री उस वक्त सऊदी अरेबिया में थे। जो टूरिस्ट सीजन है वो पिकअप कर रहा था कश्मीर में। इसके अलावा 2 महीने बाद हमारे अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली थी। तो इस सब देखकर ये समय का और जगह को उन्होंने बड़ा अच्छी तरह से चुनाव किया। और इस बार नॉर्मली वो पर्यटकों को कभी भी निशाना नहीं बनाते थे, इस बार उन्होंने उनको भी निशाना बनाया। उसमें भी उन्होंने सेलेक्ट कर करके नॉन मुस्लिम्स को टारगेट किया है। तो ये सब चीजें बहुत बियॉन्ड आतंकवाद है, और इसके लिए एक गंभीर विमर्श होना पड़ेगा, उस पर सोच विचार करना पड़ेगा। इस बार जो ऑप्शंस की बात जो आपने कही कि हमारे पास क्या है ऑप्शंस है, ऑप्शंस बहुत हैं। एक डिप्लोमेटिक लेवल पे तो कल कुछ अनाउंस हो चुके हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जो इंडस वाटर टीटी का सस्पेंशन है, वो मैं समझता हूँ उस पर काफी उसका प्रभाव पड़ेगा। ये बहुत पंजाब जो पंजाब का जो प्रांत है पाकिस्तान का, वहां पे इतने पानी की नदियां नहीं है, और वहां उसको इस जो सस्पेंशन हुआ है वाटर टीटी का, उस पे का सबसे ज्यादा उस जगह, और इट विल हर्ट देम द मैक्सिमम। बाकी उन्होंने डिफेंस अटैचीज को बुला लिया है, पाकिस्तान के डिफेंस अटैच को बोल दिया है, वीजा रद्द कर दिए हैं, अटारी बॉर्डर पे उन्होंने बंद कर दिया, ये सब है। ये जो डिप्लोमेटिक डिसीजंस कल सीसीएस ने लिए हैं, इसमें एक डिसीजन पर मैं आपका प्रकाश डलवाना चाहूंगा कि निर्णय लिया गया कि जो पाकिस्तान में हमारी एम्बेसी है वहां की संख्या हम 50 से घटा के 30 कर देंगे। तो क्या आपको लगता है कि वहां जितनी जल्दी हो सके हमें अपने एम्बेसी को वहां बंद ही कर देना चाहिए? उसकी आवश्यकता क्या है हमको? बेसिकली जब 30 के करीब रह जाते हैं तो इट इज एक्चुअली नॉन फंक्शनल, कोई खास नहीं है, लेकिन थोड़ी प्रेजेंस हर जगह रहनी, किसी इमरजेंसी में किस तरह से हमारे भारतीय कुछ वहां पे फंस जाएं तो उनकी बड़ी मदद हो सकती है। थोड़े सिंबॉलिक प्रेजेंस रखने में कोई हर्ज नहीं है, मैं समझता हूँ। बंद करना भी एक ऑप्शन था, लेकिन सिंबोलिज्म है ये बेसिकली। और पाकिस्तान की भी खतरे के रूप में देख रहा हूँ। हमारे जो 30 भाई बहन हमारे एम्बेसी के अंदर वहां हैं, उनकी जान को खतरा है, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल पाकिस्तान के खिलाफ भारत में बन रहा है और पूरी दुनिया में बन रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो जो हमारे 30 भाई बहन जिनको हम वहां रोक रहे हैं, उनकी जान को बिल्कुल खतरा है। पहले भी राजनयिकों पर पाकिस्तान में हमले हो चुके हैं। पवन जी, आप का जो एक एप्रीहेंशन है वो काफी उसमें ताकत है, शक्ति है, जो आप कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारे जो राजदूत होते हैं और एम्बेसीज होती हैं, उनको एक अलग दर्जा दिया जाता है, और उनको उनकी सेफ्टी उस देश की होती है। और अगर ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान वैसे भी फेल्ड स्टेट कहता है, उसमें लोग और ज्यादा उनको कहेंगे कि यहाँ तो कोई तंत्र है ही नहीं, ना प्रजातंत्र है, ना कोई गणतंत्र है, ना कुछ भी किसी प्रकार की कोई प्रशासनिक सेवाएं नहीं है, कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं है। तो ये चीजें इतने बड़ी रिस्क मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान लेगा, और इनकी रक्षा सुरक्षा का जरूर वो प्रबंध करेगा। मैं नहीं समझता कि ये 30 लोग इतने खतरे में होंगे। मैं जो एप्रीहेंशन व्यक्त कर रहा हूँ, जो मेरे को आशंका है
कि देखिए हम उस देश से अपेक्षा कर रहे हैं जो शांति में विश्वास ही नहीं रखता, जो कि केवल आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहा है। तो हम कैसे इस पर विश्वास कर लें, भरोसा कर लें कि जो राजनयिक कवर मिलता है, डिप्लोमेटिक कवर, चाहे वहाँ किसी भी पद पर कोई व्यक्ति किसी एम्बेसी में काम कर रहा है उसको कवर दिया जाता है, लेकिन हम ऐसे देश से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो हमारे जो 30 भाई बहन उसमें एम्बेसी में रहेंगे, भारतीय एम्बेसी में, उनकी सुरक्षा को ये सुनिश्चित करेंगे। ये एक मेरा एक एप्रीहेंशन बहुत बड़ा नहीं, है। मैं आपकी जो आशंका है उससे बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन इतना जोखिम तो एक नेशनल इंटरेस्ट में उठाना ही पड़ेगा। हमको कुछ जरूर अपनी वहां पे प्रेजेंस रखनी चाहिए पाकिस्तान में, जिससे कि थोड़ा बहुत अगर हमारे भाई बहनों को कभी वहां पे जरूरत पड़ी तो कोई उनकी मदद के लिए वहां पे प्रेजेंट होगा। जी नहीं तो अगर कुछ भी नहीं होगा तो एक बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, और हमको भी और कभी कोई राइट थिंकिंग पीपल को भी मदद करने में हम लोग बिल्कुल सक्षम नहीं होंगे। और क्या ऑप्शंस आपको तो दिखाई रखते हैं जनरल और साहब? ऑप्शंस, इकोनॉमिक ऑप्शंस हैं। आईएमएफ के थ्रू हम लोग इनको ग्रे लिस्ट में फिर कोशिश कर सकते हैं, और भी आइसोलेट कर सकते हैं। इकोनॉमिकली आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान के लिए हम लोग कोशिश कर सकते हैं, पॉलिटिकल आइसोलेशन के लिए बिल्कुल। और इसके अलावा हमारी जो एयर स्पेस का कमर्शियल फ्लाइंग वगैरह ये सब बंद की जा सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे पूरा विश्वास है कि उसको एक्सरसाइज भी किया जाएगा, उस ऑप्शन को, मिलिट्री ऑप्शन भी लिया जाएगा जी एट द लोकल लेवल। जैसे कि जो आमने सामने की बटालियंस, ब्रिगेड और डिवीजन्स हैं, जी वो तो जरूर ही कुछ ना कुछ करेंगी। ऐसे बड़े केस हादसे के बाद जो मेरा अपना अनुभव है, हमारी सेना कभी भी छोड़ती नहीं है। जी और उसके अलावा जो फॉर्मलाइज्ड होंगे ऑप्शंस, वो फॉर्मेशन कोर कोर आर्मी लेवल पर, और एट द लेवल ऑफ द नेशन वेयर द फुल आर्मी गेट्स इन्वॉल्व, ये सब भी होंगे। लेकिन किस तरह के होंगे, मैं समझता हूं कि उनको डिस्कस करना शायद यहाँ ठीक नहीं होगा। लेकिन इतना कह सकता हूं कि इस बार उरी और बालाकोट से कुछ डिफरेंट होगा, तो और आपको लगता है इट विल कि बी एट द टाइम एंड प्लेस जी, ऑफ आर चूजिंग। और ऐसा टारगेट होगा जो सबसे ज्यादा हर्ट करेगा पाकिस्तान को, और उसके लिए बहुत पेनफुल होगा। तो आपको जनरल साहब लगता है कि सरकार ने 2019 में जो सीडीएस का पद सृजित किया था, और अभी वर्तमान में जो हमारे सीडीएस हैं जनरल अनिल चौहान जी, क्या उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस इस प्रकार की दी जा चुकी होंगी अब तक कि आप लोग तैयार रहें तीनों सेनाओं को? पवन जी, अभी जो थिएटर कमांड का जो कॉन्सेप्ट था और सीडीएस का जो एक्चुअल रोल हमने आगे के लिए सोचा था, वो अभी पूरी तरह से फलीभूत नहीं हुआ है। जी और थिएटर कमांड अभी इन बीइंग नहीं आई हैं, तो ऑपरेशनल रोल है वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पास है, और वही चल रहा है। चीफ ऑफ सीडीएस को अभी ऑपरेशनल रोल जो सच्चे माने में दिया जाएगा, वो अभी तक इफेक्टिव नहीं है, प्रभावशील नहीं किया गया है। जी तो मैं समझता हूँ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों चीफ, जिसमें सीडीएस भी मौजूद रहेंगे। ये ऐसा नहीं है कि उनको साथ में नहीं लेंगे। उनका भी अनुभव है, उनके भी बहुत कुछ उनके अपने सोच भी हो सकती है। उस सबका पूरा फायदा उठाया जाएगा। उन सब से एक साथ चर्चा करने के बाद उन जो ऑप्शंस हैं, ये हमेशा खुले हैं वॉर हम। गेम किए जाते हैं हमेशा हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में, और आर्मी कमांडर्स के साथ चीफ खुद इन पे विचार करते हैं, और ये ऑप्शंस हमेशा तैयार रहते हैं। उनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, वो आर्मी, नेवी, एयर चीफ और सीडीएस सब मिलकर डिसाइड करेंगे, और फिर उसको कार्यान्वित किया जाएगा। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण होगी कि ये ऐसे समय पे होगी जब इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से स्टेबलाइज होंगी, और वो किसी भी रिएक्शन अगर पाकिस्तान की तरफ से होता है तो उसको एक तरह से नकार करने में, उसको बिल्कुल ही इनफेक्टिव करने में सक्षम होंगी। उस स्थिति में ये ऑप्शन जरूर कार्यान्वित होगा। तो मैं आपके माध्यम से डीएसए स्पॉटलाइट के दर्शकों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी फौजें एकदम तैयार हैं हर तरीके से, किसी भी तरीके के खतरे को झेलने के लिए
और देश को और देशवासियों को संभालने के लिए। बिल्कुल तो पवन जी, मैं बिल्कुल अपने अनुभव के के ऊपर बात कर रहा हूं और कह रहा हूं कि भारतीय सेनाएं, सशस्त्र सेनाएं सक्षम हैं, सशक्त हैं और पूरे देश के प्रति समर्पित हैं, निष्ठावान हैं, और इसमें मेरे को किसी प्रकार का कोई भी शक या सवाल नहीं है। धन्यवाद सर। तो सर ये बताइए, 1999 में कारगिल युद्ध के बाद सीसीएस का गठन किया गया और उसकी जो कार्यप्रणाली थी वो किस प्रकार से कार्य करेगा। आज जब हम 2025 में बात कर रहे हैं, लगभग 25-26 वर्ष हो गए, तो उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो क्या आपको लगता है कि इसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए, जिस प्रकार का चैलेंज और थ्रेट हम लोग अपने देश पर देख रहे हैं? क्योंकि मेरा अ, एक मेरा अवलोकन है कि कल की जो सीसीएस की जो मीटिंग थी, उसमें शायद सीडीएस नहीं थे और कोई भी सेनाध्यक्ष नहीं थे। तो मुझे लगता है कि उसमें आईबी के चीफ थे, उसमें रॉ के चीफ थे, उसमें डोवाल साहब थे, उसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर थे, उसमें डिफेंस मिनिस्टर थे। बट मेरा को एक थोड़ा सा ये संकोच नहीं हो रहा है इसको कहने में कि क्या ऐसा कारण था कि वहाँ सीडीएस की मौजूदगी नहीं थी, क्योंकि ऑपरेशनल जब चीजें आएंगी सामने, तो उस समय हमारे सीडीएस, हमारे वायुसेना प्रमुख, हमारे थल सेना प्रमुख, हमारे नौसेना प्रमुख, उनका बहुत बड़ा रोल होगा। तो उनका वहां पे मौजूद ना होना, ये मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा था। मैंने प्रयास किया कहीं ढूंढने का, लेकिन मुझे लगा कि शायद वो नहीं थे वहां पर। तो इस पर आपको कुछ कहना है वैसे? पवन जी, आपका जो ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल सही है। कल की बैठक में ना सीडीएस थे, ना कोई तीनों सर्विस चीफ भी नहीं थे। और इसमें के लिए हमको बहुत इतिहास में जाना पड़ेगा कि जब हम स्वतंत्र हुए थे तब से ऐसा माहौल बनाया गया इंटरनली राष्ट्र में कि आर्मी तो टेक ओवर कर लेगी, और आसपास के राष्ट्रों में ऐसा हुआ भी था जैसे कि। तो इसलिए एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया गया जिससे कि आर्मी को राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टि से केवल काम करने के लिए रखा गया, और उसको जो प्लानिंग वगैरह के उसमें नहीं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा अगर मैं कहूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए डिफेंस सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये सब चीजें हैं और इसमें जरूर पुनर्विचार करने की जरूरत है, और इसमें जरूर आई एम श्योर ऐसी चीजें हमारे प्रधानमंत्री की सोच में जरूर होंगी। और बहुत ही अब तो सीडीएस का भी स्थापना हो गई है, और जब सीडीएस है तो वन पॉइंट कांटेक्ट है आपके पास। सीडीएस जब थिएटर कमांड वगैरह को जल्दी से जल्दी हम लोगों ने कार्यान्वित करें, और सीडीएस को प्रधानमंत्री के लिए एक वन पॉइंट एडवाइजर जो कि आर्म फोर्सेस से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर सारी वो चीजें वहां वही पे है। एडवाइस दे सकते हैं, जरूर होना चाहिए। और ये सब जरूर आई एम श्योर उनके विचार में होंगी, और वो सोच रहे होंगे किस तरह से कब सही समय पर इसको कार्यान्वित करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं लगता है जनरल साहब कि कल की सीसीएस की बैठक में सीडीएस का ना होना और हमारे थल सेना, जल सेना, वायुसेना के अध्यक्ष और प्रमुखों का ना होना, क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि इससे कुछ हमारी फोर्सेस का क्या मोरल कुछ डिस्टर्ब हो पाएगा, हो जाएगा? पवन जी, ये भारतीय सेना बहुत मनोबल उसका सदैव बहुत ऊंचा रहता है, ऊंचे स्तर का है। और ये चीजें पहले से भी हैं, ये हमेशा से रही हैं। तो इसमें ऐसा मनोबल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि रक्षा मंत्री जो कि उस बैठक में मौजूद थे, उन्होंने सबसे विचार विमर्श किया था, और उनको मालूम था कि किस तरह से इन लोगों के विचार विमर्श हैं। और टू दैट एक्सटेंट डिसीजन मेकिंग में इतना ज्यादा फर्क शायद ना पड़ा हो, लेकिन एक जो एक तरीका है, तरतीब जो है, उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो सीडीएस का वहां होना बहुत जरूरी है। सीसीएस में हमारे चीफ ऑफ डिफेंस साहब, और जब तक उनको ऑपरेशनल कमांड नहीं दी जाती तब तक तीनों चीफ का भी वहां पे होना शायद स्वाभाविक होना चाहिए। तो मुझे लगता है जो लोग दर्शक हमारे पॉडकास्ट देख रहे होंगे, उसमें हमारे फौजी भाई भी देख रहे होंगे,
और हो सकता है सरकार के कुछ लोगों तक ये बात पहुंचे कि अगली सीसीएस के अंदर सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों का होना बहुत आवश्यक है। तभी एक बहुत सोची समझी रणनीति तय की जा सकेगी। जनरल साहब, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है जो काफी लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव किए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, क्या वो एक गलत निर्णय था या सही था? अब मैं ओनली एज ए प्रोफेशनल सोल्जर बात करूंगा। ये चीजें जो एग्जीक्यूटिव की हैं कि किस समय पे हमको कश्मीर में ऐसी स्थिति आ गई है कि हम इलेक्शन करा सकते हैं, ये सब चीजें एग्जीक्यूटिव की हैं और उनका जो निर्णय है वो सर्वोपरि होना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट को जो भी इनकी राय है, परामर्श है, उस पे विचार करके और उसको हमेशा माना, वो सर्वोपरि है। अगर गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ पे स्थिति सुधर गई है, हम इलेक्शन करा सकते हैं, तो बाय ऑल मींस गो फॉर इट। बट अगर एग्जीक्यूटिव बेस्ड ऑन ग्राउंड नॉलेज है उनको, सबके आर्म फोर्सेस का, पैरामिलिट्री फोर्स का, इंटेलिजेंस एजेंसीज का, सबका उनके पास राय मशवरा उनके पास मौजूद है, उसके बेसिस पे वो कहते हैं कि अभी स्थिति ऐसी नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि किसी और को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। ये टोटली एग्जीक्यूटिव का फंक्शन है और उसी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन जनरल साहब, जब तक चुनाव नहीं हुए थे, जब तक वहां उपराज्यपाल का शासन था, तो इस प्रकार की आतंकवादी घटनाओं में काफी कमी आई थी। कोई बड़ी घटना इस प्रकार की पिछले 5-6 साल में नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही अब्दुल्ला सरकार जो है वहां पर आई है, उसके बाद से लगातार जिस प्रकार से धर्म पूछ करके और किसी प्रदेश के व्यक्ति को पूछ करके कि तुम बिहार के हो, तुम कहाँ के हो, और जिस प्रकार से आतंकवादी घटनाएं हुई, और उसके बाद अब ये अचानक जो परसों घटना हुई पहलगाम की, तो क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि ये कोई जेएन के गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर भी है कि 5 से 10 हजार लोग वहां पर मौजूद थे इतने बड़े टूरिस्ट स्पॉट पर, और वहां किसी प्रकार का कोई सुरक्षा का प्रबंध नहीं था, और वो पवन आतंकवादी जी आपने के बहुत साथ रेकी करते रहे वहां पे और इनको मालूम नहीं पड़ा? पवन जी आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। कुछ लापरवाही जरूर हुई है जी एट द लेवल ऑफ द पुलिस, एट द लेवल ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज, दोनों के, क्योंकि ऐसी जगह जो कि रोड हेड से करीब 5 किलोमीटर की दूर है, जहाँ पे ये इलाका था जहाँ पे आतंकवादियों ने हमला किया था परसों, ऐसी जगह पर जहाँ 3-4 हजार सैलानी और पर्यटक वहां पे आए हुए हैं, और आपने पुलिस वाले भी नहीं रखे, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं रखी, और वहां पे जो रिएक्शन टाइम, जो सबको मालूम है कि टाइम लगता है वहां पे पहुंचने में, उसके बावजूद आपने कोई वहां पे पोस्ट नहीं लगाई। वहां पे कोई बिल्कुल पोस्ट बिल्कुल। जरूर होनी चाहिए थी, जिससे कि वहां पे रिएक्शन टाइम बिल्कुल मिनिमल होता है। एक और या जिस दो मिनट प्रकार में से पुलिस ने वहां पे रिएक्ट करना चाहिए था, जिस तो प्रकार थोड़ी से ये घटना लापरवाही हुई, जरूर हुई है। जी, लेकिन ये मुझे और लगता है कि जिस प्रकार से हमास ने हमला किया था, ये लगभग उसी पैटर्न पर किया है, और उसी प्रकार से नाम पूछ करके, बल्कि कोई मुझे मित्र बता रहे थे कि उन्होंने कुछ लोगों के तो कपड़े भी उतरवाए ये चेक करने के लिए कि वो मुसलमान हैं कि हिंदू हैं। तो ये वास्तव में बहुत विभत्स तरीका था इन लोगों का, और मुझे लगता है कि भारत सरकार निश्चित रूप से इस पर बहुत कड़ा कदम लेगी। और आपने आज समय निकाल करके हमारे से इस बात पर चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जनरल साहब। और हम आगे फिर मिलेंगे, फिर आपसे इसी प्रकार से चर्चा करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी सर, और आज हम इनसे बात करके अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और आशा है कि इनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद डीएसए स्पॉटलाइट को भविष्य में भी मिलता रहेगा। जय हिंद सर। जय बहुत हिंद बहुत दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।